कहानी का ये 12वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। आइए सिया बेटा, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। यशवंत जी ने बड़े प्रेम से सिया को अपने बीच बुलाया। जब से सिया उन सबकी जिंदगी में आई थी, विराट से उनकी दूरी छुटने लगी थी। उन्हें विराट के लिए जैसे जीवन संगनी की तलाश थी, वो सिया पर जाकर समाप्त हो चुकी थी। साथ ही विराट के साथ उनका रिश्ता भी सुधरने लगा था। दोनों के बीच दबा हुआ प्रेम फिर से पनपने लगा था। विराट की बीमारी की जिम्मेदारी भी खुद यशवंत जी ने अब अपने सर पर लेकर उस पर खास ध्यान रखना भी शुरू कर दिया था। शायद यही असर था कि अब विराट का दुश्मन अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पा रहा था और लगातार उसकी हालत में सुधार हो रहा था। जी नमस्ते अंकल। सियाल लाख मजबूर ही सही, लेकिन अभिवादन करना उसने अपना पहला कर्तव्य समझा। अरे पैर छू। पीछे से सिया की माँ ने उसे टोका तो सिया बुरी तरह खींच छुटी। पहले ही बात उसके हाथ से निकल चुकी थी। बची कुची उसकी माँ नहीं संभालने दे रही थी। रहने दीजिए, सिया भी हमारे लिए बेटी जैसी ही है और हमेशा इसे अपनी बेटी ही बनाकर रखेंगे। यशवंत जी ने मुस्कुराकर कहा तो सिया को लगा कि घर में कोई ऐसा कोना जरूर होगा जहां वो छुपकर इन सब की नजरों से गायब हो चुके। लेकिन कमबख्त वो कोना है कहाँ, याद ही नहीं आ रहा। ये तो आपका बड़प्पन और हमारी सिया के भाग्य है। सरिता जी ने चाशनी लपेटते हुए कहा तो कैलाश जी अपना गला साफ करते हुए बोले, आप आज पहली बार हमारे घर आए हैं। हम अभी ठीक से आपस में एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, ऐसे में ये सब शगुन। बोलते हुए उन्होंने अपने सामने टेबल पर रख के शगुन के सामान को देखते हुए कहा तो सिया को डूबते हुए तिनके का सहारा मिल गया। इस वक्त अपने पापा पर उसे ढेर सारा प्यार आ रहा था। वो बोली, वही तो। लेकिन तभी सरिता जी ने पीछे से उसे खींचा और कोहनी मारते हुए कहा, जान पहचान है तभी तो ये लोग रिश्ता लेकर खुद हमारे घर आए हैं, है ना? एग्जैक्टली आंटी जी। वेदांत ने मौका पाकर एंट्री कर ही ली और बोला, जान पहचान तो छोड़िए, अब ये दोनों प्रेम की उस गाड़ी में चढ़ गए हैं जिसका कोई स्टेशन ही नहीं आने वाला है। ये तो बस अब चलती ही जाएगी। सिया की आंखें अपने आसपास कोई हथियार ढूंढ रही थी। आज एक बार में ही इस वेदांत नाम की पनौती का किस्सा खत्म करके ही दम लेगी वो। लेकिन सिया ने कुछ बताया नहीं। बोलते हुए कैलाश जी ने एक बार फिर शंका के साथ सिया और बाकी सबको देखा तो वेदांत बोला, अपने मुंह से बताने में शर्म आ रही होगी। हमारे घर तो गला फाड़ फाड़ कर बताया था कि विराट और उसके बीच कितना प्यार है। रमा जी तीखे लहजे में बोली तो सिया ने घबरा कर अपने माँ बाबा को देखा, जिसमें बाबा तो निराश लगे रहे थे, लेकिन माँ को देखकर तो लग रहा था कि मेहमानों के जाने के बाद खूब पिटाई होने वाली है। वो आंटी जी। सिया हकलाई तो रमा जी बोली, अरे आंटी जी, तुमने तो उसी दिन मुझे सासू माँ बना लिया था, भूल गई क्या? रमा जी भी आज उसे बख्शने वाली नहीं लग रही थी। सिया ने फिर से मुड़कर अपनी माँ को देखा तो वो आंखों ही आंखों में उसे बुरी तरह धमका रही थी। सिया की हालत खराब हो गई थी। उसे बुरे बुरे ख्याल भी आने लगे। वो सरिता जी से हकलाते हुए बोली, वो माँ वो दरअसल। सिया कुछ बोलती उससे पहले ही विराट वहां भागता हुआ आया और दरवाजे पर आते ही हाफते हुए जोर से बोला, सिया। सिया और बाकी सब हैरानी से उसे देखने लगे। सिया सिर पर हाथ रखते हुए बोली, बस इसी की कमी थी। अभिजीत। कैलाश जी धीरे से चौंकते हुए बोले, तभी सरिता जी ने उनका हाथ धीरे से दबाते हुए कहा, ये अभिजीत नहीं है, विराट है। कैलाश जी चौंक कर विराट को देखने लगे, लेकिन विराट बेपरवाह सा दौड़ते हुए अंदर आया और सिया को कंधों से पकड़ते हुए बोला, ठीक हो तुम? एक्सक्यूज मी। सिया उसकी प्रतिक्रिया देखकर खुद ही आश्चर्यचकित रह गई। तुम्हें तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? विराट ने सिया को गौर से ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा तो सिया ने धीरे से उसका हाथ हटाया और सबको देखते हुए कहा, मुझे क्या होगा? वेदांत ने कहा था कि जल्दी से यहाँ पहुंचो, इमरजेंसी है। तुम्हें तुम्हें मेरी जरूरत है। विराट जब बोल रहा था तो सभी बड़े ध्यान से उसे देख रहे थे। उसके चेहरे पर इतनी फिक्र और चिंता व्याप्त थी कि बस सबके जवाब खुद ही सबको मिल गए थे। सिया भाभी बिल्कुल ठीक है भाई। वेदांत ने विराट का ध्यान अपनी ओर खींचा, तब जाकर विराट का ध्यान वेदांत पर गया।
वहां पर सिया के माता पिता ही नहीं बल्कि उसके माता पिता भी मौजूद थे। इन सब पर ध्यान आते ही वो बुरी तरह चेप गया। रिलैक्स भाई, आइए बैठिए। वेदांत ने उसे पास वाले सोफे की ओर इशारा करते हुए कहा तो विराट ने परेशानी से सबको देखते हुए पूछा, आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? आपका रिश्ता पक्का करने आए हैं, वेदांत ने कहा तो विराट ने चौंकते हुए सिया की ओर देखा, जो खुद ही बेचारी परेशान सी सबके बीच खड़ी थी। लेकिन विराट कुछ बोलता उससे पहले ही वेदांत बोल पड़ा, देखा आपने कैसे भागते हुए आए थे भाई सिया भाभी के लिए, और सिया भाभी को तो हम उस दिन अपने घर पर भी मिल चुके हैं, है ना डेड? यशवंत जी ने हामी में सिर हिलाया तो वेदांत आगे बोला, दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं और अपनी शादी की बात बोलने में भी आप सबसे झिझक रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही आप सबका काम आसान कर दूं। शादी? सिया और विराट एक साथ चौंके। लेकिन यशवंत जी बोले, पहले सगाई होगी फिर तारीख पक्की कर लेंगे शादी की। लेकिन अब की बार कैलाश जी ने कहा तो सरिता जी बोली, अब क्या लेकिन वेकिन, जब सब कुछ साफ साफ दिख रहा है तो? यशवंत जी उन दोनों को देखकर बोले, हम यहाँ अचानक से आ गए तो शायद आपके लिए ये बात थोड़ी हैरानी की होगी, लेकिन मेरे बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, छोटा मोटा बिजनेस है मेरा इस शहर में। कैसे बात कर रहे हैं भाई साहब, छोटा मोटा? आपका नाम कौन नहीं जानता? आप तो खुद चलकर हमारे घर आए हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सिया की माँ ने कहा तो वो मुस्कुरा कर बोले, जी ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं मेरा बिजनेस संभालता रहा और बच्चों से इस बीच कब दूरी बन गई मालूम ही नहीं चल सका। विराट के जीवन में जब सिया का आना हुआ तो लगा कि मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया और मैं जान ही नहीं पाया। बिजनेस मेरे साथ ही संभालता है और साथ ही बेहद जिम्मेदार भी है। सिया को उसने अपनी भावी जीवन संगनी के रूप में चुना है तो मैं चाहता हूँ कि अब इस रिश्ते को हम पारिवारिक स्वीकृति दे दें। पर अंकल, सिया का मुंह रोने जैसा हो गया तो यशवंत जी उससे बोले, बेटा आप लोग की जनरेशन शादी देर से करना पसंद करती है, मैं जानता हूँ और समझता भी हूँ, लेकिन आप लोग इस तरह साथ में घूमेंगे, विराट और आपकी तस्वीरें खींचकर लोग प्रेस में हमसे सवाल करेंगे। उससे बेहतर है हम खुद ही एक सगाई का कार्यक्रम आयोजित करके आपके रिश्ते की सार्वजनिक रूप से सहमति दे दें, जिससे आने वाले सवालों से भी हमें कोई दिक्कत ना हो और आप दोनों उसके बाद जितना चाहे समय ले लें। शादी आपकी मर्जी की तारीख पर ही होगी। सिया उलझ सी गई और विराट, वो तो कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। अचानक से उसका बोला एक झूठ एक दिन इस स्थिति में उसे ला देगा, ये तो उसकी कल्पना से भी परे था। उसने सिया की ओर देखा जिसके चेहरे पर उदासी टपक रही थी। वह अपने मतलब के लिए उसकी इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं ले सकता था। आखिर उसे भी कल अपना घर किसी और के साथ बसाना था। बहुत कुछ चल रहा था उसके मन में और आखिरकार उसने निर्णय ले ही लिया। वह खुद को कठोर करते हुए बोला, एक मिनट डैड, मुझे आपसे कुछ कहना है। सभी ने उसकी ओर देखा तो विराट बोला, ये सब देखकर मैं सिया के साथ कोई अन्याय नहीं करना चाहता, इसलिए आज आपको एक बात सच सच बताना चाहता हूँ। यह सुनते ही वेदांत और सिया के होश उड़ गए। इतनी मुश्किल से तो विराट को वो उस शादी की उलझन से बाहर ला पाए थे और साथ ही अभी तो उन्हें असली गुनहगार तक पहुंचने का रास्ता भी नहीं मिला था और यहाँ विराट घुटने टेकने लगा था। सिया ने वेदांत की ओर देखा जिसने अपने गले पर छुरी के चलने का इशारा किया। मर गए। दरअसल सिया और मैं ये शादी नहीं कर सकते, विराट ने कहा तो दोनों की जान गले में आ अटकी। सभी उसे देखने लगी और सरिता जी भी टेंशन में आ गई। क्यों? यशवंत जी ने पूछा तो विराट ने कहा, क्योंकि क्योंकि मैं किसी और दिन शादी करने का क्या फायदा विराट? अचानक से सिया की आवाज आई और सबकी गर्दन विपरीत दिशा में मुड़ गई। यही कहना चाहता है विराट कि हम दोनों ने शादी के लिए कुछ और समय चाहा था, लेकिन अभी तो बस सगाई ही हो रही है ना? सिया ने बड़ी हिम्मत से कहा, हालांकि वो ही जानती थी कि इस एक वाक्य को बोलने के लिए उसने अपनी पूरी जान लगा दी थी। विराट खुद भी उसे हैरानी से देख रहा था, लेकिन सिया इस वक्त अपना भेद नहीं खुलने दे सकती थी। उसे अभी बहुत कुछ करना बाकी था। सिया,
विराट ने आश्चर्य से कहा तो सिया बोली, बात को समझो विराट, सिर्फ सगाई की ही तो बात है, शादी के लिए तो वक्त है ना, तब तक हम अपने प्लान्स भी पूरे कर सकते हैं। कैसे प्लान्स? रामा जी और सरिता जी ने एक साथ पूछा तो सिया हड़बड़ा गई और वेदांत की ओर देखने लगी। वेदांत ने तुरंत बात संभालते हुए कहा, मतलब प्री वेडिंग फोटोशूट, क्वालिटी टाइम और डेस्टिनेशन वेडिंग, इन सब की प्लानिंग में वक्त लगेगा ना? सिया की ये भी प्लान्स हैं, मुझे नहीं मालूम था। सरिता जी ने तंज के साथ कहा तो सिया झेप गई, जबकि वेदांत बोला, शर्म के कारण नहीं बता पाई होगी आंटी। यशवंत जी बोले, जो भी हो, शादी के लिए हम आप दोनों को फोर्स नहीं करेंगे, 1 साल 2 साल, इतना लंबा समय? सरिता जी फौरन चौंक गई। सबने उनकी ओर देखा तो वो बोली, मेरा मतलब है कि इतना लंबा वक्त सही नहीं होता ना। कोई दिक्कत नहीं है आंटी, और अगर कुछ दिक्कत हो गई तो भाई है ना, सारी जिम्मेदारी है इनकी, आप टेंशन क्यों ले रही हैं? वेदांत ने कहा तो वो चुप हो गई और विराट वेदांत को खोने लगा। तो फिर तय रहा, हम अगले महीने में कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर सगाई करना चाहेंगे। यशवंत जी ने कहा तो कैलाश जी बोले, अगले महीने? 9 ही दिन तो बचे हैं इस महीने के खत्म होने में। हाँ, और तैयारी के लिए वक्त भी तो चाहिए। सरिता जी भी साथ देते हुए बोली तो यशवंत जी बोले, आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सब व्यवस्था हो जाएगी, आप तो बस हामी भर दीजिए। लेकिन ऐसे कैसे, हमारी भी तो बच्ची है, जितनी हैसियत है। बोलते हुए सरिता जी रुक गई तो विराट और सिया दोनों ने एक दूसरे को देखा। जाने अनजाने सबकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने जा रहे थे वो लोग, लेकिन इस वक्त ये उनकी मजबूरी थी। आप बेटी दे रहे हैं हमें, इससे कीमती क्या चाहिए होगा हमें आपसे? फिर भी आपके जो भी अरमान हैं आप उन्हें शादी में पूरे कर लीजिएगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप निश्चित रहिए। सभी के मुंह मीठे हुए और कुछ ही देर में सिया और विराट एक सोफे पर साथ बैठे थे। सिया के सिर पर दुपट्टा उड़ाकर रमा जी ने बेमत से उसके आंचल में कपड़े और फल मिठाई की टोकरी रख दी। कैलाश जी ने भी विराट का तिलक करते हुए उसे कुछ कपड़े और लिफाफा दिया। दोनों ने झुककर सबके पैर छुए और आशीर्वाद लिया। यशवंत जी ने कैलाश जी को गले से लगा लिया और रमा जी की तरफ देखा। उन्होंने मजबूरी में अपने कदम बढ़ाए और सरिता जी को गले से लगा लिया। हालांकि ऊपरी मन से गले लगाना सरिता जी को भी समझ आ गया था, लेकिन वो उस वक्त कुछ नहीं बोली। विराट और सिया एक दूसरे को देख रहे थे। कैसे लम्हे थे ये, जो किसी के भी जीवन में बहुत अहमियत रखते थे, शायद उनके लिए भी, लेकिन वो इस लम्हे में सिर्फ मजबूरी महसूस कर रहे थे। जबकि वेदांत के चेहरे पर अब एक सुकून भरी मुस्कान थी। सिया के घर पर सबके जाने के बाद सिया अपने माँ पापा के सामने सिर झुकाए खड़ी थी। सामने कैलाश जी सोफे पर सिर झुकाए बैठे थे और सरिता जी गुस्से में सब सामान उठाकर व्यवस्थित रख रही थी। हालांकि उनका गुस्सा चीजों को रखने की वजह से स्पष्ट सुनाई दे जाता था। माँ, सिया ने हिम्मत करके जैसे ही कहा वैसे ही सरिता जी ने फलों की टोकरी उठाते हुए कहा, हाँ, तुझे कुछ कहना होगा ना हमसे? माँ, वो सिया ने फिर प्रयास किया तो सरिता जी बोली, याद आया कुछ बताने के लिए? माँ, सिया परेशान सी हो गई तो सरिता जी और भड़क उठी। यहाँ हम इतने समय से पूछ पूछ कर परेशान हैं कि कोई पसंद हो तो बता दे, लेकिन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है माँ, इतनी जल्दी क्या है माँ, जब भी होगी तुम्हारी ही पसंद होगी माँ। लेकिन ये नहीं कहा कि चलो पहले ही सदमे की गोली दिला दूं तुम दोनों को, एक दिन अचानक से ही मेरा रिश्ता लेकर कुछ लोग दरवाजे पर आ जाएंगे। माँ, तुम बात तो सुनो, सिया बोली तो सरिता जी गुस्से में बोली, अब भी सुनो, इतना सब दिखा दिया तूने और अब भी कुछ बाकी है सुनने के लिए? वो विराट और मैं, सिया ने फिर बोलना चाहा तो सरिता जी बोली, बताने की जरूरत नहीं है, सब मालूम है मुझे। क्या मालूम है तुम्हें? सिया बुरी तरह चौंकी तो सरिता जी बोली, रात किस दोस्त की सगाई में गई थी तू, अच्छे से पता है मुझे। सिया हैरानी से बोली, क्या मतलब? देखा था मैंने उस रात को जब विराट तुझे लेने आया था और तू भी सच धज कर उसके साथ निकली थी। सरिता जी ने कहा तो सिया के होश उड़ गए और वो बोली, मतलब तुमने मेरा पीछा? सरिता जी बीच में ही बोल पड़ी, पीछा? अब ये बात बहुत पीछे रह गई मेरी लाडो रानी, रिश्ता भी पीछे पीछे करता कहा गया।
वो अब भी बड़बड़ाई तो कैलाश जी बोले, ठहरो जरा तुम, हम तो ठहरे ही हुए हैं, बस बच्चे ही आगे निकल गए। वो कुढ़ते हुए बोली और सामान लेकर किचन की ओर चली गई। सिया ने कैलाश जी की ओर देखा तो वो कुछ देर सिया को देखते रहे और फिर गहरी सांस लेकर बोले, ये नहीं पूछूंगा कि तूने क्यों नहीं बताया, शायद कोई कारण होगा, लेकिन बस इतना जानना चाहता हूँ कि क्या तू सच में इस रिश्ते से खुश है। सिया बस खामोशी से उन्हें देखती रही तो वो उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, देख बेटा, रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं और इन्हें जिंदगी भर सहजना पड़ता है। विराट अच्छा लड़का होगा तभी तूने उसे चुना होगा, लेकिन क्या सच में तू जिंदगी भर उसे जीवन साथी के रूप में देखती है। उनके पूछने पर सिया विराट के बारे में सोचने लगी। जब पहली बार वो उससे मिला था एकदम घबराया हुआ था, बात करने से भी डरता था, फिर धीरे धीरे उस पर विश्वास करने लगा और आज आज वो शायद सबसे ज्यादा विश्वास उसी पर करता है। हर दिन की हर छोटी बड़ी बात उसी से बताता है, कोई भी निर्णय लेने से पहले उससे जरूर पूछता है और उसे हर परेशानी से दूर रखने की कोशिश भी करता है। आज सबके बीच उसे बचाने के लिए सच तक बोलने को तैयार हो गया। इस बीच एक बार भी अपने बारे में नहीं सोचा कि इसके बाद उसका क्या होगा। जिस तरह उसने इतने लोगों की भीड़ में भी सबसे पहले सिया को ढूंढा और बिना किसी की परवाह किए बस उसे सही सलामत देखने की जद्दोजहद की थी, उस पल सच में लगा था कि सिया उसके लिए कितनी खास है, कितनी जरूरी है, जिसके लिए वो बिना अपनी हालत देखे दौड़ा चला आया था। उसके दिल ने उससे वही सवाल किया जो कुछ देर पहले उसके पिता ने किया था। क्या सच में वो ऐसा जीवन साथी नहीं चाहती थी अपने जीवन में? क्या विराट हर उस खूबी पर खरा नहीं उतर रहा था? क्या सच में विराट जैसे इंसान की जीवन संगनी बनने के लिए वो जीवन भर के लिए तैयार नहीं है? और उसके दिल और जुबान से जवाब निकला, हाँ। कैलाश जी के चेहरे पर जाने क्यों इतनी देर के बाद अब जाकर एक तसल्ली भरी मुस्कान आई थी। हाँ, मैं हमेशा से ऐसा ही जीवन साथी तो चाहती थी, वो खोए हुए बोले तो कैलाश जी ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेर दिया और उनके स्पर्श ने एक बार फिर से उसे वास्तविकता से रूबरू करवाया। वो जैसे ही अपने होश में लौटी उसने पाया कि पहली बार उसने विराट के बारे में वो सोचा जो उसने पहले कभी नहीं सोचा था। शादी भी उसकी जिंदगी की हकीकत थी जिसके लिए उसके घर वाले परेशान थे, और विराट भी उतनी ही बड़ी सच्चाई जो उसके प्रोफेशनल लाइफ का सबसे जरूरी हिस्सा था। लेकिन कब ये दोनों एक हो गए उसे मालूम ही नहीं चला। अब तो तसल्ली से जाकर आराम कर, तेरी माँ को मैं संभाल लूंगा, कैलाश जी ने कहा तो सिया ने हल्की सी मुस्कान दी। लेकिन अब उसके जहन में एक अलग ही किस्सा हर पल अपना जिक्र लिखता जा रहा था। विराट और उसका किस्सा, उनका अफसाना। जाने अनजाने वेदांत ने उन्हें जोड़ने की जो कोशिश की है वो सिया को अब अलग सा एहसास दे रही थी। वो जैसे ही अपने कमरे में लौटी, सरिता जी ने उसका सारा सामान उसके कमरे में रख दिया था और अब उस शगुन के सामान को देखकर उसके अंदर कुछ अलग सी भावनाएं पनपने लगी। वो हर सामान को छू छू कर देख रही थी। वो खोई हुई थी कि अचानक से उसका फोन बज पड़ा और एक बार फिर अपने ख्यालों से वो बाहर आई तो सिया ने उसे देखा तो विराट का फोन था। उसके चेहरे पर जाने क्यों एक मुस्कान आ गई। शायद अभी उसके दिलो दिमाग पर विराट का ही ख्याल था, इसलिए उसका नाम देखकर एक खुशी उसके पेट में गुदगुदी मचाने लगी। हेलो। जैसे ही उसने फोन उठाकर कान पर लगाया वैसे ही विराट बोला, सिया। हाँ, सिया ने बड़े प्यार से कहा तो विराट परेशान सा बोला, सॉरी सिया, आई एम सॉरी, पता नहीं वेदांत के दिमाग में क्या चला, ये सब अचानक से। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और एक ही पल में सारे ख्वाब सारी सोच शीशे की तरह टूट कर बिखर गई। यही तो सच्चाई थी उनके रिश्ते की। सबसे बड़ा सच था कि उनका रिश्ता ही छूटा था। विराट, सिया ने बड़ी हिम्मत से कुछ कहना चाहा तो विराट बोल पड़ा, तुम फिक्र मत करना, मैं जल्दी से जल्दी ये सब खत्म कर दूंगा। मैं अब और देर नहीं करूंगा। क्या मतलब? सिया घबरा गई तो विराट बोला, मैं सिमरन को ले आऊंगा सगाई से पहले ही। सिया उसकी बात सुनकर स्तब्ध रह गई। झूठे रिश्ते का सबसे बड़ा सच। विराट सिमरन से प्यार कर बैठा था और सिया जाने अनजाने विराट को दिल में बसा चुकी थी।
कितनी बड़ी विडंबना थी। विराट प्यार उसी से कर चुका था, लेकिन जिस दिन उसे सच मालूम चलेगा उस दिन सबसे ज्यादा नफरत भी उससे ही करेगा। सिया का दिल जाने क्यों भर आया और विराट ने सामने से कुछ बोलकर फोन रख दिया, जो ना सिया सुन पाई और ना ही सुनने की हिम्मत कर पाई थी। इधर मुंबई में अभिजीत घर लौट आया था। एक निश्चितता जरूर थी कि शनाया को एक सुरक्षित जगह वो छोड़ आया था, जहां उसे सुरक्षित होने के साथ साथ एक अच्छा जीवन जीने की राह भी मिलेगी। पुरानी लत छूटने के साथ सिया जैसी मनोचिकित्सक से काउंसलिंग भी मिलती रहेगी, जो उसका ट्रीटमेंट भी अपने निराले अंदाज में करेगी। उसका कुछ हद तक अंश वो देख चुका था, जब सिया शनाया के जीवन में एक दोस्त की जगह लेने का प्रयास पहले दिन से करने लगी थी। मालती जी अभिजीत के पास आकर बैठी तो वो अपनी सोच में ही गुम था। शनाया की सोच में, आगे होने वाले तहलके की सोच में, जो सबकी सोच से परे था, और साथ ही बहुत कुछ चल रहा था उसके दिमाग में। क्या सोच रहा है? मालती जी ने प्यार से उसके पास बैठकर उसके बालों को सहलाया तो अभिजीत के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने अपना सर तकिए से उठाकर मालती जी की गोद में रख लिया। क्या हुआ? आज खूब प्यार आ रहा है? मालती जी ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा तो अभिजीत मुस्कुराकर बोला, बड़े दिनों बाद इतनी फुर्सत भी तो मिली है। काम तो तेरा हमेशा ही ऐसा रहा है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही दिन लग गए तुझे। मालती जी ने प्यार से पूछा तो वो बोला, हाँ, इस बार काम भी टेढ़ा था और रास्ता भी मुश्किल। फिर हो गया सब ठीक ठाक से? मालती जी ने पूछा तो वो मुस्कुराकर बोला, हो जाएगा। अच्छा, और तेरा वो दोस्त जो अस्पताल में था? मालती जी ने याद करते हुए पूछा तो वो बोला, बस समझ लो सब जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। वो तो ठीक है ना? मालती जी ने चिंता से पूछा तो अभिजीत बोला, ठीक होने में वक्त लगेगा माँ। इतनी चोट है क्या? मालती जी ने पूछा तो उसने शनाया को याद करते हुए कहा, चोट तो गहरी है माँ, लेकिन मरहम लगाते रहने से बढ़ जाएगी। ईश्वर उसका भला करे। मालती जी ने प्रार्थना की तो जाने क्यों अभिजीत के दिल से भी इस बार उनकी प्रार्थना में अपनी बेआवाज दुआ भी शामिल हो गई। किसी से दिल लगाना उसकी फितरत में ही नहीं था, लेकिन फिर भी अजीब घुसपैठिया लड़की थी। पहले वो उसके पीछे था और अब वो उसके पीछे पीछे उसके दिमाग में ऐसी सवार हुई कि परिवार से पहले उसकी फिक्र अभिजीत को नींद से जगा देती थी। अब आगे क्या सोचा है? मालती जी ने पूछा तो वो बोला, सोचा तो बहुत कुछ है माँ, बस आप प्रार्थना करना मेरे लिए कि मैं जो करना चाहता हूँ उसमें सफल हो जाऊं। वो तो मैं करूंगी ही, लेकिन मैं इस बारे में बात नहीं कर रही थी। मालती जी ने कहा तो उसने पूछा, तो फिर याद कर, जाने से पहले कुछ वादा करके गया था तू मुझे। मालती जी ने उसे याद दिलाया तो अभिजीत को याद आया और वो मुस्कुरा गया। क्या? मालती जी ने उसकी मुस्कान देखकर पूछा तो वो बोला, याद है मुझे। तो फिर? मालती जी ने पूछा तो वो बोला, पूछ लो उससे शादी कब करेगी। इसका क्या मतलब हुआ? वो अकेली करेगी क्या? मालती जी ने कहा तो वो बोला, उसे बहुत तैयारी करनी होगी। ना जाने कितनी तो लिस्ट तैयार करके बैठी होगी अपनी शादी के लिए। मेरा क्या है, आकर बैठ जाऊंगा मंडप में। उसकी बात सुनकर मालती जी को कुछ अच्छा नहीं लगा और वो बोली, अभिजीत, जिंदगी भर का साथ है, इस तरह मजबूरी में फैसले नहीं लेते। मजबूरी कैसी माँ? सलोनी अच्छी लड़की है और आप तो जानती हैं मेरे जैसे आने के लिए भी कितनी दीवानी है। पागल, बस शादी करने का दिल नहीं था तो मना करता था, लेकिन अब सोचा कि जब करनी ही है तो सलोनी ही सही। मेरा काम जानती हैं, ज्यादा शिकायत ये चिक चिक भी नहीं करती, आपका ख्याल भी रखती है और बचपन से आपको पसंद भी है। अभिजीत ने उसे चुनने का कारण उन्हें बता दिया, लेकिन उन्हें संतोष नहीं हुआ और वो बोली, अभिजीत, मैं तुझे भी बाकी लोगों की तरह खुश देखना चाहती हूँ। तेरा भी एक छोटा सा हंसता खेलता परिवार हो, छोटे छोटे बच्चे हों और वो हर खुशी तुझे मिले जो अब तक तुझे नहीं मिली। अकेलापन बचपन से झेला है तूने, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तेरे जीवन में आने वाली लड़की उस खालीपन को भरे, तेरी बेरंग सी जिंदगी में खुशियों के रंग भरे। जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों से नहीं चलती। मैं तेरे बाबा के साथ बहुत खुश थी। पैसा कम था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे प्यार और समय भरपूर दिया था, इसलिए मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं थी। बाबा आपसे बहुत प्यार करते थे ना?
अभिजीत ने पूछा। जाने कैसे आज वो अपना दिल खोलकर बात कर रहा था, वरना अक्सर इस मामले में वो दूर भागता या मुस्कुरा कर रह जाता था। हाँ, बहुत प्यार करते थे। जानता है अभिजीत, एक औरत को प्रेम से ज्यादा किसी चीज की जरूरत नहीं होती। दिन भर की थकान तेरे बाबा के एक बार बस पूछ लेने से चली जाती थी कि बहुत थक गई हो क्या आज। और जिसके पास प्रेम नहीं, उसके पास सुख ऐश्वर्य होकर भी उसका सुख नहीं। मालती जी ने बताया तो जाने क्यों उसके दिमाग में शनाया की छवि उभरने लगी। सही तो कह रही थी माँ, एक स्त्री को सिर्फ प्रेम ही तो चाहिए होता है। और उसी प्रेम में शनाया आगे बढ़ गई। ऐसे इंसान के प्यार में जिसने प्रेम में उसे छला भर था। उसकी माँ के पास दौलत नहीं थी, लेकिन उसके बाबा के प्रेम की यादें थी, जो आज भी वो याद करके मुस्कुरा रही थी। वहीं शनाया कितनी बदनसीब थी, जिसके जीवन में प्रेम की यादें इतनी कड़वी थी कि हर पल उससे उभरता दर्द उसे आंसू दे जाता था। मालती जी की बात पूरी हुई तो वो बोली, तू कहाँ खो गया? हाँ नहीं, बस आपके और बाबा के बारे में सोच रहा था। अभिजीत ने उनकी बात टाल दी तो मालती जी उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली, इसलिए मैं चाहती हूँ कि सलोनी की जिंदगी में भी वही प्रेम रहे। सलोनी के नाम ने उसे वास्तविकता का भान करवाया और उसे याद आया कि बात शनाया की नहीं बल्कि सलोनी की चल रही थी। बोल देगा ना उसे उसके हिस्से का प्रेम? मालती जी ने पूछा तो अनायास ही उसकी गर्दन हाँ में हिल गई और मालती जी प्रसन्नता से भर उठी। उनके अनुसार उनके दोनों बच्चों अभिजीत और सलोनी के जीवन में अब खुशियों की सुबह होने वाली थी। लेकिन क्या सच में ये सुबह उनके जीवन में खुशियां लेकर आने वाली थी? इसका पता फिलहाल किसी को नहीं था। अगली शाम सिया क्लिनिक में बैठी हुई थी और सामने डॉक्टर आरोही मौजूद थी। एक तरफ वेदांत और विहान भी बैठे हुए थे। शाम का वक्त था, इसलिए पेशेंट्स के लिए क्लिनिक ऑफिशियली बंद हो चुका था और दिया भी अपने समय से विदा ले चुकी थी। आखिरकार चुप्पी तोड़ते हुए डॉक्टर आरोही ने पूछा, तो अब क्या सोचा है तुमने? इससे पूछो, सारा कांड इसी ने रचा है। सियाम पूरी तरह से वेदांत पर भड़क उठी तो वेदांत अपना बचाव करते हुए बोला, मैंने पहले ही बता दिया था कि मेरी कोई गलती नहीं है। डैड विहान भाई की सगाई के बाद वाकई बहुत सीरियस थे, तो कम से कम फोन पर तो बता सकते थे ना पहले। सिया चिढ़ती हुई बोली तो वेदांत ने कहा, डैड ने मौका ही नहीं दिया। शुक्र मनाइए मैं साथ आ गया, वरना तो वो अकेले ही ये रिश्ता पक्का करने आ रहे थे। सिया, आरोही ने पूछा तो अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोली, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तो सच बता दो। आरोही ने कहा तो वेदांत सिया से भी पहले बोल उठा, कैसी बातें कर रही हैं आप? इतने नजदीक आकर अब ये मौका छोड़ना? तुम्हें सिर्फ मौका दिख रहा है, इतने सारे लोगों की फीलिंग्स नहीं। पहले बात सिर्फ विराट की थी और अब दोनों के परिवार वाले भी इसमें शामिल हैं। तुम लोगों ने ये भी नहीं सोचा कि जब उन्हें सच्चाई मालूम चलेगी तो क्या गुजरेगी उन सब पर। आरोही गंभीरता से बोली, हम भी मजबूर हैं आरोही जी। वेदांत ने उसे इतना गंभीर पाया तो उसे शांति से समझाने की कोशिश की, लेकिन वो और भड़कते हुए बोली, बच्चों जैसी बात मत करो तुम लोग। अब भी टाइम है सिया, बता दो विराट को सब कुछ सच सच। और अब वो पहले से काफी बेटर है, समझ जाएगा चीजों को। और जो उसे ठीक नहीं होने देना चाहता वो? सिया ने पूछा तो आरोही उसे एक टक देखने लगी। अगर सबके सामने ये बात आ गई कि विराट के पास कोई साथी है ही नहीं और वो एक बार फिर से अकेला है, तो क्या दोबारा से उसकी मेंटल कंडीशन बिगड़ने के चांसेस नहीं है? कम से कम जब तक हम विराट के असली गुनहगार का पता ना लगा लें, तब तक तो हम अपने कदम पीछे नहीं ले सकते। सिया ने इस बार दृढ़ता से कहा तो आरोही बोली, तुम्हारे हर बार के उल्टे तरीके काम में आ जाते हैं सिया, लेकिन ये मामला ज्यादा बढ़ गया है। बाद में तुम लोग नहीं जानते कि नतीजा क्या होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, विराट मेरी शक्ल नहीं देखना चाहेगा ना? मंजूर है मुझे। अगर उसके असली गुनहगार को सामने लाकर मैं उसकी नजरों में गिर भी गई तो कोई गम नहीं, कम से कम आगे की जिंदगी तो खुशी से बीतेगी ना उसकी। जाने सिया आज कैसे भावनाओं में बहती चली गई, जिसे सबने देखा। और तुम्हारा परिवार? आरोही ने पूछा तो वो बोली, वो लोग भी नाराज होंगे कुछ दिन, ज्यादा हुआ तो थोड़ा बहुत मार भी लेंगे, लेकिन कुछ दिन बाद माफ कर ही देंगे। इतने कठोर भी नहीं है मेरे पेरेंट्स कि घर से निकाल देंगे।
आप ये सब सिर्फ भाई के लिए करना चाहती हैं? वेदांत ने उसे खोया देखकर पूछा तो सिया ने हामी में गर्दन हिलाई। क्यों? वेदांत ने आहिस्ता से पूछा तो सिया खामोश हो गई। अभी तो वो विराट के साथ अपनी पनप रही भावनाओं को पहचान रही थी। बोलने बताने के लिए उसे कुछ समझ नहीं आया तो वेदांत उसे खामोश देखकर बोला, अगर आपको भाई की इतनी ही फिक्र है तो फिर इस नाटक को सच में बदल देते हैं ना। उसके कहते ही सबने उसे चौंक कर देखा तो वेदांत मुस्कुरा कर बोला, भविष्य में शादी तो आप भी करेंगी ही। वैसे भी देखा मैंने कि आपके घर वाले भी आपकी शादी के लिए काफी टाइम से परेशान हैं। फिर भाई को तो आप जानती ही हैं, बहुत अच्छे हैं। उसके ऐसा बोलते ही सिया को झटका सा लगा। क्या ये मुमकिन था? शायद नहीं, क्योंकि एक बार इस सच का पता विराट को चल गया तो वह उसे कभी माफ नहीं करेगा। और ऐसे में क्या उनका रिश्ता कभी बन भी पाएगा? अगर धोखे से बन भी गया तो एक पल नहीं लगेगा उसे बिखरने में। टूटकर बिखरेंगे हर रिश्ते, साथ ही विराट और वो खुद को तो जैसे तैसे संभाल लेगी, लेकिन विराट को। उतने में दरवाजे की धड़ से आवाज आई और तेज कदमों से समक्ष अंदर चल आया। विहान और सिया उसे नहीं पहचान पाए, लेकिन वेदांत उसे देखते ही पहचान गया। उसके कान पर मोबाइल था। समक्ष आरोही अपनी जगह से उठते हुए बोली तो वो मोबाइल सामने करते हुए बोला, रिंग जा रही है। आरोही ने तुरंत अपने पास रखा बैग खोला और उसमें से अपना फोन निकाला जो साइलेंट पर था और समक्ष के नाम से चमक रहा था। सॉरी वो, आरोही ने कहा तो समक्ष व्यंग से हंसा। सॉरी? फिर सब की तरफ देखते हुए बोला, शायद सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, बड़ा जरूरी डिस्कशन चल रहा होगा ना ऑफिस टाइमिंग के बाद। समक्ष, आरोही ने कहा तो वह फिर बोल उठा, और ये डिस्कशन हमारी शादी से भी जरूरी होगा। आरोही ने शर्मिंदा सी नजरों से सबको देखा जो सब उसे ही देख रहे थे। तभी सिया को एक फोन आया और वो जल्दी में बोली, मुझे निकलना होगा, इमरजेंसी है, और वो तेजी से बाहर चली गई। विहान ने वेदांत की ओर देखा तो वो भी आरोही को देखते हुए बोला, हम भी चलते हैं अब? अरे नहीं, रुको, बैठो ना, समक्ष ने कहा तो वेदांत चौंक गया। आरोही ने हैरानी से उसे देखा तो वो बोला, सब समझ रहा हूं मैं, इसी लड़की की वजह से हो रहा है ना सब। समक्ष प्लीज, आरोही ने उसे रोकना चाहा तो वो वेदांत को देखते हुए बोला, जब से ये मुंबई में मिला था उसके बाद से ही लगता है शादी पोस्टपोन करने के पीछे पड़ी हुई हो। न मेरा फोन उठाती हो न बात करती हो। देखिए, आप बदतमीजी मत कीजिए। वेदांत आरोही के साथ हो रहे व्यवहार को देखकर बोला तो समक्ष उसे घूरते हुए बोला, जस्ट शट अप। 15 दिन में शादी है हमारी और ये यहाँ बैठकर आराम से तुम्हारे साथ गप्पे मार रही है। मैं डिस्टर्ब न कर सकूं तो फोन भी बंद करके बैग में पटक रखा है। बेवकूफ लगता हूँ क्या कि समझ नहीं आएगा मुझे? समक्ष, इस बार आरोही थोड़ा तेज आवाज में बोली, जो अभी प्रॉब्लम है वो हमारी पर्सनल प्रॉब्लम है। बाहर वालों के सामने तमाशा बनाने से क्या मिलेगा? तमाशा तो तुम बना रही हो मेरा। बजाय हमारे रिश्ते पर ध्यान देने के तुम यहाँ इस लड़के के साथ बैठी टाइम पास कर रही हो। समक्ष ने कहा तो वो बोली, काम की बात थी समक्ष। रियली? ऐसी कौन सी काम की बात थी जो तुम्हारे ऑफिस टाइम पर नहीं हो पाती? समक्ष ने कहा तो वेदांत बोला, मैंने पहली ही नजर में तुम्हें पहचान लिया था। तुम लायक ही नहीं हो उनके। हाँ, क्योंकि अब तक तो तू लायक बन गया होगा ना इसके। समक्ष ने उसे देखकर गुस्से में कहा तो वेदांत ने अपनी मुट्ठियां कस ली। विहान ने उसे कुछ बोलने से रोकते हुए कहा, हम बाद में आ जाएंगे, चल अभी। बाद में नहीं, फिर कभी तू आस पास देखा भी तो। समक्ष ने उसे घूरते हुए कहा तो वेदांत भी इस बार उससे नजरें मिलाते हुए बोला, तो क्या करेगा? समक्ष, वेदांत, स्टॉप इट प्लीज। आरोही ने दोनों के बीच बात बढ़ते देखकर गुस्से में कहा तो वेदांत दोनों को घूरते हुए गुस्से में बाहर निकल गया और पीछे से विहान ने आरोही को सॉरी कहते हुए वेदांत का तेजी से पीछा किया। समक्ष को देखकर आरोही बोली, मिल गई तसल्ली? तुम्हें कहाँ मिली होगी? भगा जो दिया उसे, गेट आउट। आरोही उसे घूरते हुए बोली। समक्ष थोड़ी देर उसे देखता ही रह गया तो आरोही बोली, सुना नहीं, आई सेड गेट आउट। तो इंतजार किस बात का किया? समक्ष ने उसे देखकर व्यंग से मुस्कुराकर पूछा तो आरोही बोली, तुम्हारे जितना गिर नहीं सकती थी। सबके सामने तुमने मेरी इज्जत भले न रखी हो, लेकिन मैं अपने मंगेतर को सबके सामने बेइज्जत नहीं कर सकती थी। तो अब क्या कर रही हो?
सेल्फ रिस्पेक्ट है मेरा भी। तुम्हारी लोगों के सामने बेइज्जती नहीं की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा हर व्यवहार मुझे एक्सेप्टेड है। समक्ष उसे घूरकर हाँ, लेकिन आरोही अगले ही पल बोली, आउट। समक्ष पैर पटक कर तेजी से चला गया और वो अपने सिर को पकड़कर कुर्सी पर वापस बैठ गई कि फिर से एक बार दरवाजा खुला। आरोही ने गुस्से से बोलने के लिए सिर उठाया ही था कि सामने वेदांत खड़ा दिखा उसे। आरोही को उसके सामने थोड़ी शर्मिंदगी हो रही थी। बेवजह उसका नाम इस बीच घसीट दिया गया था, लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही वेदांत बोला, मैंने आपसे कहा था ना, इनकार कर दीजिए इस शादी से, मत कीजिए ये शादी। आरोही हैरानी से उसे देखने लगी। उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि इस वक्त वो उससे ये बात करेगा। वेदांत, उसने कुछ कहना चाहा तो वो फट पड़ा। लगता तो पहले भी नहीं था, लेकिन आज तो साबित कर दिया उसने कि वो आपको डिजर्व नहीं करता। हर चीज मजाक होती है क्या? रिश्ते इतनी आसानी से नहीं तोड़े जाते हैं। आरोही ने कहा तो वेदांत उसे गौर से देखते हुए बोला, मैं जानता हूँ। नहीं, तुम नहीं जानते हो। तुम्हारे लिए हर चीज तो बस खेल ही है। रिश्ते हर दूसरे दिन तुम्हारा रिश्ता बदल जाता है। हर लड़की के साथ सहज हो जाते हो और ऐसे ही लगता है कि तुम्हारी जिंदगी कट जाएगी, लेकिन बाकी सब वैसे नहीं होते हैं। आम लोगों की जिंदगी में जीवन साथी का अर्थ है जिसके साथ उसे पूरी जिंदगी गुजारनी है। यहाँ तन से पहले मन मिलते हैं। संबंध देह का नहीं, आत्मा का होता है, लेकिन तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारे लिए तो ये सब सिर्फ मनोरंजन से ज्यादा कुछ नहीं है। वेदांत उसे देखकर बोला, ठीक कहा आपने, हूं मैं ऐसा ही, पर लाख गिरा हुआ ही सही, मैं कम से कम लड़की की मर्जी की इज्जत तो करता हूँ। किसी के साथ आज तक मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की है। लड़कियां खुद अपनी मर्जी से और कई बार आगे रहकर मेरे पास आई हैं, ना कि मैंने किसी को छेड़कर परेशान किया है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, आज तक किसी भी लड़की की इज्जत इस तरह सरेआम नहीं उछाली। हर लड़की जब मुझसे रिश्ता तोड़ कर गई, वो मेरे दिल में ही दफन हो गया। खासकर कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जिन्हें खुद से शौक चढ़ा हो तो उनका कुछ नहीं कर सकता, जैसे कि वो जिसने आपको बिना शर्म के खुद ही सब कुछ बता दिया। मैंने आज तक भले ही कितनी ही लड़कियों को डेट किया हो, पर अपनी लिमिट कभी क्रॉस नहीं की। उसने इशारों में दिया का नाम स्पष्ट कर दिया। वो अपनी बात बोलकर वहां से जाने लगा और जाते जाते अचानक से पीछे मुड़ा तो आरोही उसे देखने लगी तो वो बोला, आपने इतना कुछ तो कह दिया, लेकिन एक बात पर गौर किया? आप इतने खूबसूरत और सफल डॉक्टर हैं, लेकिन क्या मैंने एक बार भी आपके साथ कोई छिछोरी हरकत की या फिर ऐसा कुछ जिससे आपको लगे कि मेरे बारे में बोला गया कुछ भी सच है? उसकी बात सुनकर आरोही स्तब्ध सी उसे देखने लगी। फिर वेदांत ने कहा, जानती हैं, मैं अपनी हदें अच्छे से समझता हूँ। मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं आपके लायक नहीं हूँ, क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं और बहुत ही अच्छा डिजर्व करती हैं, लेकिन मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ जितना आप समझती हैं। बोलते हुए वो सीधा तेज कदमों से बाहर निकल गया और आरोही बस वहां बैठी रह गई। बाहर निकलते हुए वेदांत की सांसें तेज चलने लगी थी। तभी उसके कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ। उसने पलट कर देखा तो विहान बोला, रिग्रेट मत करना, तूने कुछ गलत नहीं किया। भाई, उसका दिल भरा और वो उसके गले से लग गया। इश्क में विराट ही नहीं तू भी पड़ चुका है। विहान ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा तो वो बोला, मुमकिन नहीं भाई, कहाँ वो इतनी बड़ी डॉक्टर और कहाँ मैं उनके लायक ही नहीं हूँ। लायक तो वो भी नहीं है। विहान ने कहा तो वेदांत ने खुद को संभालते हुए कहा, उनकी जिंदगी खराब तो होने नहीं दूंगा, चाहे जो भी हो। उनकी शादी उस हरा। हाँ? विहान ने उसे आश्चर्य से देखा तो वो बोला, उस महान हस्ती से नहीं होने दूंगा। अब खुश? विहान मुस्कुराते हुए बोला, विराट को होना चाहिए था अभी। मारते हुए लेके जाते मुझे। बोलते हुए वेदांत मुस्कुरा दिया और उसके साथ ही विहान भी। चलिए, वेदांत ने कहा तो विहान ने गाड़ी की चाबी उसके आगे बढ़ाते हुए कहा, गाड़ी निकाल, आ रहा हूँ। वेदांत सिर हिलाकर आगे चल दिया तो विहान बोला, एक की लाइफ संभालने की जिम्मेदारी थी, लेकिन यहाँ तो दूसरे भी लगे हाथों शुभारंभ कर दिया और गहरी सांस लेकर वो भी उसके पीछे चल दिया। सिया की चाल अमूमन दिनों के मुकाबले इस समय काफी तेज थी। लग रहा था जैसे वो चल कम भाग ज्यादा रही थी। कैंपस के अंदर आने के बाद जैसे ही उसने रिसेप्शन पर बैठी लड़की को देखा तो लड़के स्वतः ही उठ खड़ी हुई, मानो वो उसी का इंतजार कर रही थी। कहाँ है वो?
सिया ने थोड़ा परेशान होते हुए पूछा तो लड़की ने तुरंत ही उत्तर दिया, मेरे साथ आइए। जैसे उससे ज्यादा परेशान और घबराई हुई वो लड़की थी। सिया उसके पीछे चल दी और एक कमरे के बाहर आकर रुक गई। ये वो कमरा नहीं था जिसमें वो शनाया को छोड़कर गई थी। सिया ने लड़की को देखा तो उसने घबराते हुए अंदर की ओर इशारा किया, लेकिन वो अंदर नहीं गई। उसकी घबराहट उसके चेहरे से दिखाई पड़ रही थी। सिया ने उस पर एक नजर डाली और फिर एक गहरी सांस भरते हुए सीधे अंदर की ओर चल दी। अंदर शनाया उलझे बिखरे बालों और अस्त व्यस्त कपड़ों के साथ एक कोने में बैठी रो रही थी। डॉक्टर साहिबा भी उसके साथ थी, लेकिन इस वक्त उसे संभालने में वो भी असफल मालूम चल रही थी। शनाया, सिया ने हैरानी से उसे पुकारा तो शनाया ने अचानक से उसे नजर उठाकर देखा और भागते हुए उसके पास आकर उसे झंझोड़ने लगी। अभिजीत, अभिजीत कहाँ है? उसे बुलाओ। अचानक से उसका यह हाल देखकर सिया खुद भी थोड़ी घबरा गई। शनाया की पकड़ में इतनी ताकत थी जिससे उसके हाथों में नील पड़ने लगी थी। सिया ने पहले खुद को और फिर उसे संभालते हुए प्यार से पूछा, शनाया। अभिजीत, अभिजीत, उसने हाफते हुए कहा तो सिया ने उसे प्यार से सहलाया और बिस्तर तक ले आई और उसे उस पर बिठाते हुए बोली, अभिजीत से बात करनी है? शनाया ने तेजी से गर्दन हिलाई तो सिया मुस्कुराकर बोली, बस इतनी सी बात मैं करवा दूंगी। शनाया उसे ऐसे देखने लगी जैसे कोई छोटा सा बच्चा किसी चीज की आस में किसी को देखता है। सिया ने डॉक्टर को इशारा किया तो उन्होंने फौरन उसके हाथ में एक गिलास में पानी दे दिया। सिया ने उसके आगे पानी करते हुए बोला, इतनी छोटी सी बात पर इतनी परेशान हो गई? छोटी बात नहीं है, नहीं है छोटी बात, वो नहीं मिल रही, उसको पता होगा। शनाया खोई सी बोली तो सिया ने आश्चर्य से पहले उसे देखा और फिर बोली, हाँ अभिजीत को पता होगा, अभी पूछते हैं उससे, पहले तुम थोड़ा सा पानी पी लो। शनाया ने एक बार गिलास को देखा और फिर सिया को, लेकिन कोई पहल नहीं की तो सिया ने खुद आहिस्ता से गिलास उसके होठों पर लगा दिया, जिससे उसने धीरे से एक घूंट और फिर धीरे भी पूरा पानी पी लिया। वेरी गुड, सिया ने किसी बच्चे की तरह उसे प्रोत्साहन दिया। अब अभिजीत को पूछो। शनाया ने कहा तो सिया ने हाँ में भरते हुए अभिजीत को तुरंत फोन किया। अभिजीत कहीं जाने की तेजी में था कि अचानक से अपने बजते हुए फोन की आवाज से कुछ धीमा पड़ा और सिया का फोन देखकर उसने बिना देरी के उसे उठा लिया। इस वक्त सिया के फोन का अर्थ था शनाया से जुड़ी कोई बात। हाँ सिया बोलो, अभिजीत ने तुरंत उससे कहा तो वो बोली, शनाया परेशान है, तुमने उसका कोई सामान रखा है क्या? व्हाट? अभिजीत ने हैरानी से पूछा तो सिया मुस्कुराकर बोली, और क्या, देखो ना, छोटे बच्चों की तरह तोड़फोड़ मचा दी है उसने। मैं भी कितना परेशान हुई उसके लिए, लेकिन पानी तक नहीं पिया और रो रो कर आंखें अलग से लाल कर ली हैं। बातों ही बातों में सिया ने अभिजीत को शनाया के हालात से भी अवगत करा दिया और शनाया का भी ध्यान पूरे कमरे और डॉक्टर पर गया, जिससे उसे भी अंदाजा हुआ। कुछ ही देर में उसने अपनी बेचैनी में कमरे का क्या हाल कर दिया। शनाया ने पूरे कमरे में नजर घुमाई तो उसे शर्मिंदगी होने लगी। तब तक सिया ने उसके हाथ में अपना मोबाइल दे दिया। इधर अभिजीत भी सिया के हिंट से काफी कुछ समझ चुका था, इसलिए उसने बड़े प्यार से पूछा, शनाया। अभिजीत, शनाया को काफी वक्त के बाद किसी की आवाज से सुकून मिला था। जाने क्या रिश्ता बंध चुका था उसका अभिजीत से, जो वो किसी पर भी विश्वास करने से डरती थी। अभिजीत पर उसका विश्वास बढ़ता ही जा रहा था। उसे अपने हर डर और दुख में अभिजीत की ही याद आ रही थी। शायद आखिरी वक्त उसके बुरे दौर से उसे निकालने वाला वही था। शायद लंबे वक्त के बाद उसके साथ वक्त बिताने वाला वही था। उसकी जरूरतों का ध्यान रखने वाला वही था। चाहे फिर उसके पीछे अभिजीत का उद्देश्य जो भी था, लेकिन शनाया के लिए उसकी जिंदगी में खालीपन अभिजीत के आने के बाद ही भरा था, जो अब उसके जाते ही फिर से खाली लगने लगा था। तुम ठीक हो? अभिजीत ने पूछा तो जैसे उसे अंदर तक ठंडक और सुकून मिला, लेकिन अचानक ही जैसे उसे सब कुछ याद आया और वो बोल पड़ी, मेरी मेरी तस्वीर नहीं मिल रही। कौन सी तस्वीर? अभिजीत ने हैरानी से पूछा तो वो बोली, मेरी फैमिली फोटो। अभिजीत के दिमाग में वो पल घूम गया जब उसने शनाया के घर की तलाशी ली थी और उसकी फैमिली फोटो अपने पास रख ली थी। तुम और मंजीत ही घर गए थे ना आखिरी बार? तुम ही मेरा सामान लाए थे ना? तुम्हें मिली होगी ना वो? शनाया ने बेचैनी से पूछा तो अभिजीत ने भी उसकी बेचैनी भांपते हुए कहा,
हाँ, वो मेरे ही पास है। शनाया को जैसे पल भर में तसल्ली मिल गई और वो बोली, तुमने दी क्यों नहीं मुझे? सारा सामान रख दिया था बैग में, शायद गलती से ये फोटो मेरे पास ही रह गई। तुम्हें चाहिए? अभिजीत ने पूछा तो शनाया ने बेसब्री से कहा, हाँ मुझे चाहिए, एक ही है मेरे पास। ठीक है, मैं आऊँगा तो ले आऊँगा, अभिजीत ने कहा तो शनाया ने अगला सवाल तुरंत पूछा, कब आओगे तुम? उसकी बेसब्री और उसकी बातें सिया बड़े ध्यान से देख रही थी। उसके हाव भाव से लेकर उसके बॉडी मूवमेंट गौर से देख रही थी और साथ ही अभिजीत से उसका अटैचमेंट भी। तुम बताओ, आज आ जाऊं? अभिजीत ने पूछा तो सिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे पूरी आवाज सुनाई पड़ रही थी और अभिजीत उसके लिए यहाँ आने के लिए एक पांव पर खड़ा था। तुम आ सकते हो? शनाया ने पूछा तो वो बोला, एक बहुत जरूरी काम तो है मुझे, लेकिन तुम कहोगे तो आ जाऊंगा। शनाया थोड़ा झिझकते हुए बोली, नहीं ठीक है, बस पहले तुम अपना जरूरी काम कर लो, उसके बाद आ जाना। तुम इंतजार कर लोगी? अभिजीत ने पूछा तो शनाया ने कहा, हाँ। तोड़ फोड़ तो नहीं मचाओगी? अभिजीत ने फिर पूछा तो शनाया दोबारा से कमरा देखते हुए शर्म से कट गई और डॉक्टर और सिया को देखते हुए बोली, नहीं। ठीक है, फिर करना भी हो तो मेरे आने के बाद कर लेना, फिर हम मिलकर सफाई कर लेंगे जैसे तुम्हारे फ्लैट पर की थी। अभिजीत ने कहा तो शनाया को वो पल याद आने लगा जब अभिजीत ने उसके साथ उसके पूरे फ्लैट की सफाई की थी और उसके चेहरे पर अनायास ही एक मुस्कान आ गई। सिया उसमें बदलाव देख रही थी जो मात्र अभिजीत के साथ बात करने से आया था। अभिजीत से बात करके शनाया ने सिया को फोन लौटा दिया। सिया ने मुस्कुराकर पूछा, हो गई तसल्ली? शनाया ने छेड़ते हुए हल्के से सिर हिलाया तो डॉक्टर बोली, तो अब कुछ खाओगी? शनाया कुछ कहती उससे पहले ही सिया बोली, जरूर खाएगी मैम, लेकिन यहाँ नहीं। फिर? उन्होंने आश्चर्य से पूछा तो सिया बोली, मेरे घर? शनाया चौंक गई, साथ ही डॉक्टर के चेहरे पर भी तनाव आ गया क्योंकि शनाया की हालत घर में रहने लायक नहीं थी। लेकिन सिया, उन्होंने उसे रोका तो सिया बोली, डोंट वरी मैम, मैं मैनेज कर लूंगी। उसका आत्मविश्वास देखकर उन्होंने भी उसे नहीं रोका और सिया ने उसका बैग लेते हुए कहा, 2 दिन बाद शनाया वापस आ जाएगी। शनाया बस कठपुतली की तरह दोनों को देखती रही और फिर चुपचाप सिया के साथ चल दी। इधर मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे संजीव चतुर्वेदी और उनके कुछ सहयोगी बड़े टशन से बैठे हुए थे। सामने काफी सारे रिपोर्टर्स मौजूद थे। आज बड़े दिनों के बाद अपने पक्ष में कुछ बोलने के लिए संजीव चतुर्वेदी ने बैठक बुलाई थी। उसमें कुछ वकील भी उनकी ओर से मौजूद थे। रिपोर्टर्स का जमावड़ा भी कम नहीं था। सबसे पीछे वाली कुर्सी पर अभिजीत भी आंखों पर चश्मा चढ़ाए बैठा था, जिस पर अब तक किसी का ध्यान नहीं गया था। मैंने आप सबको इसीलिए बुलाया है क्योंकि पिछले दिनों उस लड़की ने कुछ भी उल्टे सीधे बयान और फॉल्स फोटोज की वजह से मुझे और मेरे परिवार को काफी मानसिक तनाव हुआ है। मैं एक साफ चरित्र का इंसान हूँ। हालांकि हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है कि जिसमें छीटाकशी बड़ी आम सी बात है, लेकिन इस बार पॉपुलैरिटी के लिए इस लड़की ने काफी घटिया तरीका अपनाया है। एक रिपोर्टर बोला, आप अब भी यही कहेंगे वो लड़की झूठ बोल रही है, जबकि वो फोटोज के साथ आपकी चैट्स भी दिखा चुकी है और आपका नंबर भी उसमें है। मेरा मोबाइल 2 दिन पहले ही खो गया था, कंप्लेंट भी की थी, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। और नंबर प्रोसेस के लिए भी मैंने 3-4 दिन बाद ही प्रोसेस किया था। संजीव चतुर्वेदी ने अपना साफ बचाव किया तो पीछे बैठे अभिजीत के चेहरे पर एक मुस्कान छा गई। संजीव चतुर्वेदी का वकील बोला, मेरे क्लाइंट का उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है और उसके सारे सबूत मेरे पास हैं। आप रिकॉर्ड्स भी चेक कर सकते हैं। आप सब एक शरीफ आदमी और उसके परिवार को बिना वजह परेशान कर रहे हैं। रिपोर्टर्स फिर कुछ बोलने को हुए थे कि अभिजीत ने मुस्कुराकर अपनी उंगली पर गिना, 3, 2, 1 और अचानक एक साथ ही सबके मोबाइल पर नोटिफिकेशन और फोन आने लगे। सभी रिपोर्टर्स अपने मोबाइल में गौर से देख रहे थे और सामने बैठे संजीव चतुर्वेदी और उसके वकील को कुछ समझ नहीं आ रहा था। शनाया झूठी नहीं है, वो बस दूसरी महिमा सिंह है। टाइटल के साथ एक दशक पुरानी अभिनेत्री महिमा सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसे सबसे पहले अभिजीत के न्यूज चैनल ने टेलीकास्ट किया था और एक साथ ही सभी न्यूज चैनल में तहलका मच चुका था। लंबे समय दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली अभिनेत्री महिमा सिंह ने अचानक ही फिल्मी पर्दे से संन्यास लेकर विदेश में अपने पति के साथ सेटल होने की दिशा सुनिश्चित कर ली थी। हालांकि उनके इस निर्णय से लाखों करोड़ों दिल टूटे थे,
लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उनकी जगह नए सितारों ने ले ली थी। आज काफी लंबे समय के बाद महिमा ने अपना वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने अपनी और संजीव चतुर्वेदी की कुछ पुरानी तस्वीर डाली थी। साथ ही ये बयान भी, शनाया पहली लड़की नहीं है जिसके साथ ये हुआ है और वो खुद उसका शिकार हो चुकी है। उनका फिल्म जगत से संन्यास लेने का मुख्य कारण भी यही था। जब संजीव चतुर्वेदी ने शनाया की तरह ही उन्हें ब्लैकमेल करके उनका करियर बर्बाद करने की धमकी दी थी, और अब वो संजीव चतुर्वेदी और इस फिल्मी दुनिया से दूर रहकर एक खुशहाल जिंदगी बिता रही है। सभी रिपोर्टर्स चौंक कर संजीव चतुर्वेदी को देखने लगे, जो खुद भी इन सब से अनजान था। कुछ ही देर में उनके वकील तक भी इसकी सूचना मिली और उन्होंने धीरे से वो वीडियो संजीव चतुर्वेदी के सामने कर दिया। संजीव चतुर्वेदी के माथे से पसीना छलक उठा। उसने सोचा था कि शनाया का मुंह बंद कर दिया जाएगा, लेकिन महिमा के बयान ने पूरी बाजी पलट कर रख दी थी और एक बार फिर कटघरे में था संजीव चतुर्वेदी। रिपोर्टर्स: सर, महिमा जी ने सालों बाद ऑनलाइन आकर इस तरह शनाया को दूसरी महिमा कहा है, आप क्या कहना चाहते हैं? सब तरफ से एक ही सवाल उठने लगा, जिससे संजीव चतुर्वेदी की हालत खराब होने लगी। शनाया मशहूर मॉडल थी, लेकिन महिमा लंबे समय तक पर्दे पर टिके रहने वाली अभिनेत्री थी। उसका बयान अपने आप में बहुत वजनदार था। शायद पहले अपनी जिंदगी के बारे में सोचकर एक कठोर निर्णय उसने ले लिया था, लेकिन शनाया के आरोप ने उन्हें भी आखिरकार सामने आने पर मजबूर कर दिया था। सर सर, सबने पूछा, लेकिन संजीव चतुर्वेदी बोले, सब बकवास है। महिमा जी क्यों आप पर आरोप लगाएंगे? फिर किसी ने पूछा तो वो उठते हुए बोला, मुझे नहीं मालूम, लेकिन सब झूठ है, गलत है। बोलते हुए वो बौखला कर उठ खड़ा हुआ और वहां से तेजी से निकल गया। मेरे क्लाइंट की तबीयत थोड़ी खराब है, आप सबकी जवाब बाद में मिलेगी। वकील साहब भी बोलकर बचते हुए भागे और अभिजीत ने मुस्कुराकर दोनों हाथों को सर पर लगाते हुए आसमान की ओर देखा। उसका जरूरी काम पूरा हो चुका था। तभी उसका फोन बजा और उसने स्क्रीन पर महिमा का नाम देखा तो वो वहां से उठ खड़ा हुआ और चलते हुए बोला, थैंक यू महिमा जी। नो प्रॉब्लम अभिजीत, तुमने मेरे लिए जो किया उसके बाद इतना तो मैं कर ही सकती थी। सामने से महिमा का भी उत्तर मिला, मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगा। अभिजीत ने कहा तो उन्होंने भी मुस्कुराकर कहा, मेरे लौटने से पहले जरूर मिल लेना। जी जरूर, अभिजीत ने भी उनसे प्रेम से बोलकर उनका आभार व्यक्त किया। इधर अभिजीत व्यस्त था और उधर सलोनी के घर के बाहर। सलोनी, अरुण ने अपनी जेब का हॉर्न देते हुए उसे आवाज लगाई तो सलोनी दौड़ते हुए बाहर आई। फोन करने के बाद भी इतनी देर लगाती है तू? अरुण ने उसे देखते हुए कहा तो सलोनी बोली, एक तो पहले से कुछ बताते नहीं हो, बस तैयार है ना, ये भी कोई बात हुई? अरुण सलोनी को प्यार से निहार रहा था। उसके बोलने पर लाल रंग के सूट में तैयार हुई सलोनी आज उसके दिल की धड़कन को रफ्तार दे रही थी। कहाँ खो गए? सलोनी ने उसके आगे चुटकी बजाते हुए कहा तो अरुण होश में आया और मुस्कुराकर बोला, कहीं नहीं, अच्छी लग रही है। सलोनी ने उसकी नकल उतारी और बोली, अच्छी लग रही है? ये तक नहीं बताया कि जाना कहाँ है, बस तैयार हो जा जल्दी से, ये कोई बात हुई? तो अरुण उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और बोला, चलकर मालूम चल जाएगा। पसंद की जगह नहीं हुई तो रुकूंगी नहीं। सलोनी ने उसे धमकाया तो वो बोला, पहली बार तो चल रही है घूमने, उसमें भी धमकी पहले? ऐसी ही हूं मैं तो, सलोनी ने मुंह बनाकर कहा तो अरुण मुस्कुराकर बोला, और ऐसी ही पसंद है मुझे। सलोनी ने झटके से उसकी ओर देखा, लेकिन अब वो पूरे ध्यान से गाड़ी चला रहा था या फिर उसकी नजरों को बखूबी अनदेखा कर रहा था। सलोनी उसकी बात सुनकर कुछ गुलाबी पड़ने लगी थी और वो भी ऐसे ही छूकर बाहर देखने लगी थी। कुछ ही देर में वो लोग अपने गंतव्य के पास पहुंच गए थे। आगे क्या होगा, ऐसा क्या घटित होने वाला है सलोनी और अरुण की जिंदगी में, जिससे सब कुछ एकदम से बदल जाएगा? क्या नियति अपने चक्र में अभिजीत और विराट को उलझाने वाली है? क्या कुछ ऐसा होने वाला था कि सबकी जिंदगी में उथल पुथल मच जाएगी? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।